हेलो दोस्तों, आईआरएफसी के बारे में वीडियो में बात करेंगे। क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आ रहे हैं और डिविडेंड भी कंपनी डिक्लेयर करने वाली है। सबसे पहले नवंबर 10 को नोट करके रखिए। पहले ये नवंबर 11 की डेट थी, लेकिन बाद में ये रीशेड्यूल होके नवंबर 10 हुआ है, जिस दिन क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आएंगे और साथ साथ आईआरएफसी के द्वारा डिविडेंड का भी डिक्लेरेशन होगा। पिछले फाइनेंशियल ईयर बहुत ही अच्छा डिविडेंड आया था, उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं। अब ये जो डिविडेंड आ रहा है नवंबर 18, इसकी रिकॉर्ड डेट होने वाली है। अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे, इनफैक्ट पिछले कुछ सेशन में शेयर प्राइस ऊपर भी गया हुआ है। कुछ दिनों पहले मैं वीडियो बना रहा होता तो बहुत ही नीचे लेवल पर था। अभी 23 रुपीज 80 पैसा के आसपास का शेयर प्राइस आपको देखने को मिलेगा। पिछले साल दो बार डिविडेंड आया। पहला डिविडेंड लगभग इसी समय में 77 पैसे का डिविडेंड आया। दोस्तों 77 पैसा थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन आपको इसका शेयर प्राइस भी देखना है। 22, 23, 24, 25, 26 इसी रेंज में ही जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास शेयर प्राइस होगा 77 पैसा। और फिर बाद में फाइनल डिविडेंड जो कि बहुत ही रिसेंट में ही आया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट एक्स डेट जो थी अभी 15 सितंबर थी। तो दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो ₹1.40 का डिविडेंड आ रहा है। अब देखिए, आईपीओ जब आया था 26 रुपए का आईपीओ आया था। आईपीओ के बाद रिटर्न नहीं दिया है जब हम आईआरएफसी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप डिविडेंड की भी अगर आप बात करते हैं, 26 रुपए भी अगर किसी इन्वेस्टर के पास उन्होंने भी खरीदा है तो भी लगभग 5.4% के आसपास की सिर्फ डिविडेंड यील्ड बन रही है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड है। फिर जब आईपीओ आया था तो उसके जस्ट बाद में ही, क्योंकि जनवरी 2021 मुझे याद आता है, उस समय में आईपीओ आया था, उसके जस्ट बाद में एक डिविडेंड आया था, वो ₹1.05 का था। अब यहां पर प्रॉफिट अगर कंपनी करती है तो मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि डिविडेंड भी बढ़ते रहेंगे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कुछ शॉकिंग या सरप्राइजिंग नहीं होगा, शायद इससे ऊपर का ही डिविडेंड होगा और पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1.4 से ऊपर ही डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बट देखते हैं, नवंबर 10 को डेट्स आएंगी, हमको और ज्यादा पता चलेगा। अब देखिए, बहुत ही सिंपल में मैं आपको इनका बिजनेस मॉडल समझाता हूं, क्योंकि हमारा लर्निंग पर फोकस रहता है। देखिए, रेलवे के कोच होते हैं। जब आप रेलवे में सफर करते हैं तो कोचेस में सफर करते हैं। फिर कोई ट्रेन चलती है तो इंजन होते हैं। फिर मालगाड़ियां होती हैं तो वैगन्स होते हैं। एक्चुअली में मैक्सिमम जो वैगन्स और कोचेस, इन सबको ओन आईआरएफसी करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। लेकिन आईआरएफसी बाद में इन सब एसेट्स को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को दे देता है, तो रेलवेज इनको चलाती है, लेकिन ओनरशिप होती है आईआरएफसी के पास में। दोस्तों मैंने ट्रेन ट्रैवल किए थे, तो जो मैं कोचेस देखता था तो मैं वहां आईआरएफसी को भी देखता था। तो यहां पर आईआरएफसी मार्केट से पैसा उठाती है, इन सब कोचेस को या फिर जो वैगन है उनको एक्वायर करती है, रेलवे को दे देती है। तो इसमें आईआरएफसी का क्या फायदा है? उनको एक लीज के तौर में, वो लगभग 30 साल की लीज में दे देते हैं, रेलवेज को लीज दे देते हैं और उनको रेंटल्स मिलती रहती हैं। और ये कॉन्सिस्टेंट जो है रेंटल इनकम मिलती है आईआरएफसी को साल दर साल, बहुत सालों तक, लगभग 15 साल 30 साल तक उनको इनकम मिलती रहती है। तो एकदम स्टेबल बिजनेस मॉडल है। और उनका कस्टमर कौन है? सिर्फ एक ही कस्टमर है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और उनकी एंटिटीज, यही उनके सोल क्लाइंट है। तो इसीलिए जब वो पैसा रेज करते हैं तो रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान में रखने की। इसीलिए उनकी जो रेटिंग्स हैं वो भी यहां पर मजबूत होती है। अगर आप मार्जिन देखें, कुछ 1.4 1.5% के आसपास है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही लो रिस्क मॉडल है। क्योंकि कस्टमर देखिए, अभी आईआरएफसी को आप एक समझ सकते हैं बैंक या एनबीएफसी की तरह। कोई बैंक लोन देती है तो बैंक को रिस्क हो सकती है कि पर्सनल लोन दिया, पैसा आएगा कि नहीं, माइक्रो फाइनेंस में पैसा आएगा कि नहीं। यहां पर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की मतलब पैसा नहीं आना मतलब रेलवेज की तरफ से पैसा नहीं आना, जो कि संभावना मतलब ऑलमोस्ट अभी तो ना के बराबर ही है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको आपको ध्यान में रखना है। अब हम प्रॉफिट्स के बारे में बात करेंगे और उनकी रेटिंग्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों लर्निंग पर भी हमारा फोकस है। और यहाँ पर फिनग्रेड को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पर इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेस हैं। यहाँ पर मेरे भी कोर्सेस हैं जो बिगनर्स को लेकर है। इन सब कोर्सेस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर 3 डेज का ट्रायल भी है, वहाँ ट्रायल में अलग अलग कोर्सेस को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कभी भी वीकेंड हुआ, आप यहाँ पर इन कोर्सेस को एक्सप्लोर कर लिया, और एक तरीके से यही एक इन्वेस्टमेंट है आपकी लर्निंग के लिए।
बहुत सारे टिप्स के साथ लोगों को गुमराह किया जाता है। एटलीस्ट आप जब लर्निंग करेंगे तो उन टिप्स से बच पाएंगे और रियल में वेल्थ क्रिएशन भी कर पाएंगे। तो एक्सप्लोर जरूर करिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिनग्रेड की लिंक दी हुई है। अब आईआरएफसी की नेट इंटरेस्ट इनकम और प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल ईयर अभी जस्ट खत्म हुआ है 2022 मार्च का, 6090 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया हुआ है और नेट इंटरेस्ट इनकम 6205 करोड़ की यहाँ पर उनकी थी। बहुत अच्छा प्रॉफिट कहा जाएगा। फिर अगर आप क्वार्टर वन को देखें तो क्वार्टर वन भी मजबूत था। जैसे पिछले साल अप्रैल से जून 2021 1501 करोड़ प्रॉफिट था, तो यहाँ इस बार 1661 करोड़ का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट जो है इनफैक्ट इंक्रीज हुए हैं। तो आईआरएफसी के जब भी प्रॉफिट बढ़ते हैं तो थोड़ा पॉजिटिव इसीलिए भी लगता है कि डिविडेंड का भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा रह सकता है। बाकी ओवरऑल भी आप देखेंगे, देखिए कंपनी का 3 गुना का प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ है। 2000 करोड़ प्रॉफिट था 2018 के मार्च में और 2022 के मार्च में, 4 सालों में इतने सारे डिस्टरबेंस के बाद भी 2000 करोड़ से 6000 का करोड़ का उनका प्रॉफिट हुआ है, जो कि एक एक पॉजिटिव नंबर है। लेकिन स्टॉक प्राइस भी नहीं बढ़ा है क्योंकि गवर्नमेंट का 86% से ऊपर का यहाँ पर स्टेक है। तो मार्केट को लगता है कि बहुत बड़ा फ्यूचर में ओएफएस आ सकता है। ओएफएस आएगा तो फिर और ज्यादा शेयर्स आएंगे जो ऑफर फॉर सेल है, तो इसके लिए थोड़ा सा मार्केट को भी कॉशन है। बट देखते हैं लॉन्ग टर्म में ये कैसा होता है। अब देखिए, जब हमने आईआरएफसी की बात की तो आईआरएफसी जो बड़े बड़े जो वैगन्स हैं, कोचेस हैं, जो एसेट्स हैं रेलवेज के, उनको जब एक्वायर करती है तो एक्वायर करने के लिए आईआरएफसी को भी तो करोड़ों रुपए चाहिए। तो वो मार्केट से या फिर लोन्स के जरिए, बॉन्ड्स के जरिए वो पैसों को इकट्ठा करती है। तो वहां पर इनकी, चूंकि एनबीएफसी है, यहाँ पर आप एक तरीके से बैंक या एनबीएफसी की तरह मान सकते हैं, तो इनकी रेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। डेट टू इक्विटी रेशियो कभी भी नहीं देखना चाहिए एनबीएफसी में या फिर किसी भी बैंक में। तो AAA की रेटिंग है जो कि सबसे स्ट्रांग रेटिंग है। शॉर्ट टर्म की भी A1+ है और लॉन्ग टर्म की भी अच्छी रेटिंग है। इंटरनेशनल रेटिंग जो है, जो भारत की जो रेटिंग है उसके बराबर में है। तो ये सब कुछ चीज़ें एटलीस्ट पॉजिटिव देती है। इससे क्या होगा, आपकी स्ट्रांग रेटिंग है तो आप जो पैसा जो मार्केट से आप उठाएंगे तो आप कम जो है ब्याज दर में भी उठा सकते हैं। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस आईआरएफसी को है। बाकी दोस्तों, रिजल्ट्स आएंगे 10 नवंबर को और ज़्यादा डिटेल्स के साथ हम आपके सामने आएंगे। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। अपनी लर्निंग पर भी इन्वेस्ट करते रहिए। फिनग्रेड प्लेटफॉर्म, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।